बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स इन बोर्ड चैप्टर 3 मोशन, और आज है हमारा इसका लेक्चर नंबर 4। आज इसमें हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हमारा है पुली का टॉपिक। ठीक है, मोशन ऑफ टू बॉडीज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग पासिस ओवर अ फ्रिक्शन लेस पुली। यानी कि पुली क्या होती है? पुली एक व्हील की तरह होता है और उसके वो ग्रूव होती है, यानी उसमें कट होता है। उसके ऊपर से कोई रोप, रस्सी या स्ट्रिंग पास करते हैं, और फिर जब उसका एक एंड जो है अगर हम नीचे की तरफ खींचते हैं पुली का, उस रोप का, तो फिर वो जो होता है दूसरा एंड जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। जैसे कि आपने फ्लैग में देखा होगा कि जो फ्लैग होता है तो उसको जब आप एक रस्सी का सिरा जो होता है वो नीचे की तरफ खींचते हैं तो जो फ्लैग जो होता है फिर वो ऊपर चला जाता है, तो ऊपर उसके क्या लगी होती है? पुली लगी होती है। तो यहाँ पर हम जो देखेंगे वो पुली जो है उसके ऊपर से स्ट्रिंग पास हो रहा है, और उस स्ट्रिंग के दो एंड के साथ दो बॉडीज कनेक्टेड रहेंगे। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे, हमें कुछ टर्म्स को समझने की ज़रूरत है, ताकि फिर ये टॉपिक जो है हमें समझ में आ जाए कि इसमें किस तरह से फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है। ठीक है, अब सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ठीक है, ये हमारे पास एक ब्लॉक है और ये हमने कहीं पे रखा हुआ है। ये ठीक है, यहाँ पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं F1, जिसका जो है मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, यानी 10 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में हम ब्लॉक पे लगा रहे हैं। दूसरी जो फोर्स है, ठीक है, वो हमारे पास है 20 न्यूटन की। ठीक है, ये F2 है और ये इस डायरेक्शन में लग रही है। इसका मतलब है कि ये जो दो फोर्सेस हैं F1 और F2, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। ठीक है, यानी ये भी इसी डायरेक्शन में है और ये भी इसी डायरेक्शन में, यानी दोनों टुवर्ड्स राइट हैं ये। अब जब दो फोर्सेस जो हैं एक किसी बॉडी पर अप्लाई हो रही होती हैं, ठीक है, और वो दोनों सेम डायरेक्शन में होती हैं, तो उनका रिजल्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होती हैं तो उनकी जो रिजल्टेंट फोर्स होती है, जिसको हम यहाँ पर किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एफ से, तो उसको हम ऐड करके, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, तो हम क्या कर लेंगे? सिंपली दोनों फोर्सेस को ऐड कर लेंगे। ऐड करने से उनका रिजल्टेंट आ जाएगा, या रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी ये। ठीक है, तो अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो एक देखें F1 10 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है। तो यहाँ पर इसको हमने वैल्यूज पुट की हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 30 न्यूटन आ जाएगा ये। अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये किस डायरेक्शन में होगी? ये तो अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं तो रिजल्टेंट फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगी, यानी उन्हीं की सेम डायरेक्शन में होगी। ठीक है, यानी अगर ये दोनों टुवर्ड्स राइट हैं तो रिजल्टेंट फोर्स भी क्या होगी? टुवर्ड्स राइट होगी ये। ठीक है, अब क्या बात है, एक रिजल्टेंट फोर्स जो है उसकी एक वैल्यू आ रही है। कितनी आ रही है हमारे पास? ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आ रही है हमारे पास 30 न्यूटन ये। ठीक है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है ये। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है जब अगर उसकी कोई वैल्यू आती है तो इसका मतलब होता है कि ये बॉडी पर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है वो क्या करवाएगी? बॉडी को मूव करवाएगी। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स बॉडी को मूव करवाती है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर मैंने F1 10 न्यूटन अप्लाई की है और F2 20 न्यूटन अप्लाई की है, ठीक है, तो 10 न्यूटन बॉडी को मूव नहीं करवा रही है, बल्कि 20 न्यूटन नहीं करवा रही है, बल्कि इनका जो रिजल्टेंट आता है वो फोर्स जो होती है वो बॉडी को मूव करवाती है। ठीक है, यानी कि F जो है, जो इन दोनों का रिजल्टेंट है, ये फोर्स जो है बॉडी को मूव करवा रही है, और ये जिस डायरेक्शन में हो रिजल्टेंट फोर्स होगी बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी यही इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी ये। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स हमने देखी व्हेन टू फोर्सेस आर इन द सेम डायरेक्शन। अब उसके बाद अगर हमारे पास ये दूसरा केस है कि अगर ये हमारे पास एक फोर्स है F1, ठीक है, अब ये इस डायरेक्शन में टूवर्ड्स लेफ्ट, ये है 10 न्यूटन, ठीक है, और ये दूसरी फोर्स है, ठीक है, ये हमारे पास F2 है, ये हमारे पास है 30 न्यूटन ये। तो ये दोनों हमें क्या नज़र आ रही हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये टूवर्ड्स लेफ्ट है और ये टूवर्ड्स क्या है? राइट है ये। ठीक है, तो अब ये जो दो फोर्सेस हैं इनका क्या रिजल्टेंट होगा? तो रिजल्टेंट फोर्स हम ऐसे निकालते हैं, अगर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं
तो उनका रिजल्टेंट हमेशा माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके ठीक है निकलता है ये। और सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन जो होती है हमेशा बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करते हैं, ठीक है। अब वो बड़ी फोर्स जो है टुवर्ड्स राइट हो या टुवर्ड्स लेफ्ट हो, जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें F2 जो है वो 30 न्यूटन नज़र आ रही है, ये बड़ी फोर्स है। F1 हमें 10 न्यूटन नज़र आ रही है, छोटी फोर्स है। तो हम इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालेंगे सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, वो आएगा हमारे पास F2 में से F1 माइनस करेंगे, ठीक है। तो F2 में से हमने F1 माइनस किया, ये 30 में से 10 माइनस किया, कितना आएगा हमारे पास 20 न्यूटन आएगा ये। अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है F, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये, ठीक है, जो हमारी 20 न्यूटन आ रही है ये। तो इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होती है, ठीक है, जो ग्रेटर फोर्स होगी, ठीक है, उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगी ये, ठीक है। अब ये देखें क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज हैं ये, तो हमें ये देखना पड़ेगा रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में है या रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में ग्रेटर फोर्स है, ठीक है, उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगी। और जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है, यानी बॉडी जो है इन दोनों फोर्स को अप्लाई करने के बाद कहाँ जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। तो अब बॉडी को जो मूव करवा रही है वो कौन सी फोर्स है, वो 10 न्यूटन है, वो 30 न्यूटन है, या वो कुछ और है। तो वो होती है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स वो होती है जो बॉडी को मूव करवाती है या बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है, ठीक है। तो ये हमारी होती है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। और जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर दो जो हैं फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि अगर दो फोर्सेस ना सेम डायरेक्शन में हैं ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ये हो सकता है कि दोनों जो हैं, ठीक है, किसी और डायरेक्शन में, यानी कि उनके बिटवीन कोई एंगल बन रहा है, ठीक है, यानी एक फोर्स इस तरह से है और एक फोर्स जो आपके पास इस तरह से है, बीच में इनके, ठीक है, कोई एंगल बन रहा है यानी कि थीटा बन रहा है ये। तो उस केस में देखें हम क्या करते हैं, हम फार्मूला फिर अप्लाई करते हैं, वो होता है हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन, जो कि हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर दो फोर्सेस इस तरह डायरेक्शन में हो कि वो ना सेम हो ना ऑपोजिट डायरेक्शन में हो बल्कि उनके बीच में कोई एंगल बन रहा हो, तो उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है वो लॉ ऑफ कोसाइन से मालूम करते हैं। और उसका फार्मूला हम क्या पढ़ चुके हैं, F इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। इस फार्मूले से जो है फिर आप, ठीक है, इस केस में, ठीक है, व्हेन टू फोर्सेस आर मेकिंग एंगल, ठीक है, बिटवीन देम, तो आप जो है इस तरह से उसका रिजल्टेंट फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और फिर लॉ ऑफ साइन से हम क्या कर सकते हैं, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी उसकी डायरेक्शन भी मालूम कर सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। उसके बाद हमें रिजल्ट, अब देखें इसका क्या पता चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हमें रिजल्ट ये पता चल रहा है कि द बॉडी मूव्स ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स। बॉडी किस फोर्स की वजह से मूव करती है, रिजल्टेंट फोर्स की वजह से मूव करती है। जितनी रिजल्टेंट फोर्स होगी वो बॉडी को मूव करवा रही होगी, ठीक है। और बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करती है, इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। ये हमारा क्या है, कंक्लूजन है ये। अब यहाँ पे देखें अगर दो फोर्सेस जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं और सेम है ये, ठीक है, यानी F1 भी 10 न्यूटन है और F2 भी क्या है 10 न्यूटन है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब इन दोनों फोर्सेस का हम कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे, हमें पता है कि जब दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो उनका रिजल्टेंट जो होता है वो सब्ट्रैक्ट करके निकाला जाता है। और यहाँ पे अब देखें कोई ग्रेटर नहीं है तो हम चाहें तो F1 में से F2 माइनस कर लें और चाहें तो F2 में से F1 माइनस कर लें, क्योंकि दोनों सेम है, इक्वल है। तो यहाँ पर मैंने F2 माइनस F1 लिया है और फिर 10 में से 10 माइनस किया 0, यानी रिजल्टेंट फोर्स 0 आ रही है। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 होती है तो इसका मतलब है, अब देखें बॉडी को मूव कौन सी फोर्स करवाती है, रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स क्या आ रही है यहाँ पे 0। इसका मतलब है कि बॉडी पर, ठीक है, ये दोनों फोर्स क्या हैं, इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास 0 आ रही है। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 होती है किसी बॉडी पर तो फिर वो बॉडी रेस्ट में रहती है, बॉडी मूव नहीं करती है, ठीक है। तो अगर यहाँ रिजल्टेंट फोर्स 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि बॉडी मूव नहीं करेगी, द बॉडी डज नॉट मूव। तो रिजल्टेंट फोर्स वो होती है,
ठीक है। अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है तो फिर वो फोर्स क्या करती है, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है, क्योंकि बॉडी को मूव करवाती है। अब अगर बॉडी मूव कर रही है तो इसका मतलब है उसकी स्पीड जो है, वेलोसिटी, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी है। ठीक है। अब अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज हो रही है, और फिर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है ये। ठीक है। अब जो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ma। ठीक है। ये हम जो है न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, पढ़ चुके हैं मैट्रिक में ये। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ये। और आगे इसको हम थोड़ा सा, एक टॉपिक छोटा सा और है न्यूटन सेकंड लॉ का, मोमेंटम में, वो आगे हम देखेंगे जब हम मोमेंटम पढ़ेंगे ये। तो यहाँ पे इतना हमें पता है कि सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स जो होती है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। तो ये वाली जो फोर्स होती है कौन सी होती है, ये रिजल्टेंट फोर्स होती है। यानी जहाँ पे भी हमारे पास किसी टॉपिक में रिजल्टेंट फोर्स आएगी उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एम ए लिखेंगे। एम क्या होगा, ठीक है, मास जिस पे वो फोर्स लग रही है, और ए क्या होगा, उस बॉडी का एक्सेलरेशन। यानी एफ इज इक्वल टू एम ए, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। अब एक केस और हम ये देखेंगे, ठीक है, पुली के केस के लिए हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी कि सपोज हमारे पास एक ब्लॉक है ये। ठीक है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, किस पे रखा हुआ है, हमने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, जैसे समझ लिया टेबल पे रखा हुआ है ये। ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन सी फोर्सेस हैं, देखें यहाँ पे मैंने कोई आपको इस तरह से राइट और लेफ्ट पे फोर्स नहीं बताई है मैंने ये। तो अगर कोई चीज़ किसी सरफेस पे रखी होती है तो उस पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले जब भी कोई बॉडी होती है उसका एक वेट होता है ये। ठीक है। और वेट क्या चीज़ होती है, वेट फोर्स होती है। ठीक है। कौन सी फोर्स, वो फोर्स जिससे ज़मीन, अर्थ जो होती है, बॉडी को अपनी तरफ पुल कर रही होती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। यानी कि जो अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिस फोर्स से, वो हमारा वेट होता है। ठीक है। अब ये जो बॉडी है, ये ब्लॉक है, इसका वेट कितना होगा, जितनी फोर्स से अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, पुल करेगी, ठीक है, वो इस बॉडी का वेट होगा ये। ठीक है। अब आपको पता है कि जो भी कोई बॉडी होती है, अर्थ कहाँ होती है, अर्थ नीचे होती है। ठीक है। तो जब अर्थ पुल कर रही है तो अर्थ पुल करेगी, ये उसकी डायरेक्शन होगी। तो इसलिए हमेशा वेट की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा डाउनवर्ड होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है। जब भी कोई चीज़ कहीं पे भी रखी होगी, हैंग होगी, किसी तरह से भी, उसका वेट जो है, ठीक है, कहाँ लाई करेगा, ठीक है, उसका वेट जो है इस बॉडी के सेंटर से, जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ठीक है, यहाँ पे हम लाइन बनाएंगे। ठीक है। इधर कहीं नहीं बना सकते, इधर कहीं नहीं बना सकते, यहाँ से नहीं बनाएंगे, बल्कि कहाँ से बनाएंगे, सेंटर से बनाएंगे। तो सेंटर से, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, बिल्कुल वर्टिकल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, टेढ़ी नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी, ठीक है, ऐसे नहीं होगी। तो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड जो है ये वेट की लाइन होती है। क्यों, क्योंकि वेट जो होती है, ठीक है, होती है फोर्स, ठीक है, एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी है ये। ठीक है। तो वेट क्योंकि फोर्स है, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको देखें, इसकी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन हम बता सकते हैं। तो वेट की डायरेक्शन हमेशा, हर चीज़ का जो वेट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड होगी ये। ठीक है। अब उसके बाद जब ये ब्लॉक हमने रखा हुआ है किस पर, टेबल पे रखा हुआ है ये, तो टेबल भी क्या करती है, इसके ऊपर फोर्स लगाती है। यानी जो ब्लॉक जो है उसका वेट जो है वो कहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर आपने देखें कोई चीज़ टेबल पे रखी होती है तो उसका वजन किस पे आएगा, ठीक है, टेबल पे आएगा ना ये। तो ये ब्लॉक का जो वेट है वो टेबल पे लग रहा होता है। ठीक है। और टेबल उसके, समझ लें कि रिएक्शन में, ठीक है, एक फोर्स अप्लाई कर रही होती है जो कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें नज़र आ रही है ये। ठीक है। जो सरफेस जो होती है, जिस सरफेस पे बॉडी रखी होती है, वो सरफेस, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई करती है उसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से ये। अब नॉर्मल रिएक्शन क्यों कहते हैं, रिएक्शन जो है वो एक तो ये कि इसका फोर्स है ये आपके पास, ठीक है, कि अगर ये जो है ब्लॉक टेबल पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, अपना वजन इसके ऊपर दे रहा है, तो ये टेबल जो है वो क्या कर रही है, इसके ऊपर एक
ये एक्शन है तो रिएक्शन समझ लें। तो ये इसके ऊपर जो है फोर्स जो है लगाएगी और उसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे। और ये नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल हम क्यों कह रहे हैं, रिएक्शन जो है कि वो फोर्स है ये नॉर्मल हम इसलिए कह रहे हैं कि नॉर्मल का मतलब होता है फिजिक्स में, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है ये, ठीक है। जो आर जो होता है, जो भी सरफेस बॉडी पर फोर्स लगा रही है वो क्या होगा, वो हमेशा नॉर्मल होगा। किसके नॉर्मल होगा, इस सरफेस के नॉर्मल होगा। ये जो सरफेस है इसके, यानी कि जो आप आर की जो ये लाइन बनाएंगे, ठीक है, वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पर कौन सा, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, किसमें, ये जो ये वाली लाइन है ये, और ये जो आर की लाइन है, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, यानी इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसीलिए हम आर को कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये तो जैसी भी सरफेस होगी, ठीक है, आर उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर आपकी जो है फर्ज करें कि सरफेस जो है इस तरह की है, तो फिर आर जो है ऊपर सीधा, ठीक है, इस तरह नहीं जाएगा, क्योंकि फिर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। फिर आर जो है वो, ठीक है, इस तरह जाएगा, ठीक है, ये आर होगा और ये 90 डिग्री का हमारा एंगल बन जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आर होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक। अब अगर ये ब्लॉक जो है ये रेस्ट में है ये, ठीक है, अगर ये ब्लॉक यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड ना टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट, तो इसका मतलब है कि ये जो फोर्सेस जो हैं हमारे पास, ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, ये इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू और आर क्या होते हैं, फिर इक्वल होते हैं। अगर कोई बॉडी जो है सरफेस पे रखी हुई है और वो मूव नहीं कर रही है, तो उसका वेट जो होगा और नॉर्मल रिएक्शन क्या होंगे, वो इक्वल होंगे ये, ठीक है। और यहाँ पर जो है फिर वेट का जो फॉर्मूला अगर हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वेट का फॉर्मूला क्या लेते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं मैट्रिक में, mg, ठीक है। वेट जो होता है हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास किसका होगा, जिस बॉडी का आप वेट ले रहे हैं उस बॉडी का मास, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और मास हमें पता है क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास किलोग्राम में जो है हम मेजर जो कर रहे होते हैं वो बॉडी का मास होता है। और वेट क्योंकि फोर्स है, ये होती है हमारे पास न्यूटन में, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। यहाँ पर जी देख लें क्या है, कि जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। वेट जहाँ पे हम लेंगे उसका फॉर्मूला हम यही पुट करेंगे, mg, यानी वेट जो है आपके पास दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मास पर और जी पर। जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उस बॉडी का वेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और जी जो है, ठीक है, यहाँ पर हम नॉर्मली हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ पर हम कांस्टेंट ले रहे होते हैं, ये हम देख लेते हैं ये। तो अब जी क्या होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये होता है कि अगर मेरे पास कोई एक बॉडी है, एक बॉल है ये, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ से जो है ड्रॉप कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया बॉल को ये, तो जब मैंने बॉल को रिलीज कर दिया यहाँ से, तो ये कहाँ आएगी, ये टुवर्ड्स द अर्थ डाउनवर्ड जो है मूव करेगी ये। अब जब मैंने इसको रिलीज कर दिया तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर मेरी कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब ये नीचे क्यों आ रही है, बॉल नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। जब अर्थ अट्रैक्ट कर रही है उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, ये बॉल जो है ये नीचे आ रही है ये, ठीक है। अब हमने जब इसको हाथ में पकड़ा हुआ था मैंने, तो क्या था, इसमें ये रेस्ट में थी, यानी इसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी। जब मैंने इसको रिलीज़ किया तो बॉल जो है वो नीचे आएगी और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी है, ठीक है। अब वेलोसिटी इसकी इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है, हर हर सेकंड पे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी है। तो अब क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो इसका मतलब है कि क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जहाँ पर भी वेलोसिटी चेंज होती है वहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर कोई बॉडी अगर फ्रीली फॉल कर रही है, यानी कि उस पर सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई हो रही है और उसके अलावा एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रही है, उसको हम कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। उसका जो एक्सेलरेशन होता है, यानी उसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही होती है 1 सेकंड में, उसकी जो चेंज इन वेलोसिटी होती है यूनिट टाइम में, तो वो जो चेंज इन वेलोसिटी होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब बॉडी नीचे आती है इसका एक्सेलरेशन
पॉजिटिव होता है, क्योंकि वेलोसिटी इसकी क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। इसलिए देखें जब बॉडी नीचे आती है तो हम उसको जी की वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं, जब बॉडी ऊपर जाती है तो हम जी की वैल्यू को ठीक है क्या करते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये भी हम मैट्रिक में न्यूमेरिकल में देख चुके हैं। तो ये जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है इसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो है बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता। यानी अगर आपने बॉल लेंगे या आप कोई जो है कोई और लाइट ठीक है बॉडी ले लेंगे, या अगर आप कोई और हैवी बॉडी ले लेंगे, सब जो है बॉडी ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो चुका है कि सारी बॉडी जब नीचे आती हैं तो वो सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे आती हैं। वो एक्सेलरेशन इनके मास पर डिपेंड नहीं करता ये, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, और इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट हमने क्या देखा था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी एक्सेलरेशन है, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसकी भी आगे हमारे पास फॉर्मूले में जी आता है। तो जहाँ पे भी जी आता है उसकी जगह हम क्या वैल्यू पुट करते हैं, उस जी की जगह हम एक ये कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये हम 9.8 पुट करते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखनी पड़ेगी हमें, टेंशन, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक ये कोई सपोर्ट है, ये मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, ये ठीक है स्ट्रिंग है, और यहाँ पर मैंने से एक ब्लॉक हैंग किया हुआ है, ये ठीक है, ये एक ब्लॉक है ये। अब ब्लॉक का जो वेट होगा वो कहाँ पर अप्लाई होगा, कहाँ एक्ट करेगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, वेट कहाँ एक्ट करता है, फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो यहाँ से आप ये लाइन बनाएंगे इसके वेट की वर्टिकली डाउनवर्ड, ये इसका वेट है ये, ठीक है। और वेट क्या चीज़ होती है, फोर्स होती है। तो इसका मतलब है कि अगर ये रोप है, ये कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर मैंने इससे ये जो है एक ब्लॉक लटका दिया, तो ये इसका मतलब है कि इस रस्सी पर क्या हो रही है, एक अब फोर्स अप्लाई शुरू हो गई है, ठीक है। अगर मैं इस पे ब्लॉक नहीं लटकाती, सिर्फ ये रोप ऐसी लटक रही होती, तो इस रोप में के अंदर क्या होती है, कोई फोर्स नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक हैंग कर दिया, तो उस ब्लॉक का जो वेट है ठीक है, उस वेट की वजह से क्या हो रहा है कि अब ये रोप जो है ये खींच रही है ये, ठीक है, इस पे एक फोर्स अप्लाई हो रही है। तो वेट देखें आपके पास ये क्या डाउनवर्ड है। अब वेट जो है जब ये डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई होती है ठीक है बॉडी की, तो इस रोप के अंदर जो एक अंदर एक खिंचाव आ जाता है उसको हम कहते हैं टेंशन। तो एक जो इसके स्ट्रिंग के अंदर अलोंग द स्ट्रिंग एक जो फोर्स क्रिएट हो जाती है ड्यू टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो आपने हैंग किया हुआ है, उस फोर्स को हम कहते हैं टेंशन। तो टेंशन हमेशा ठीक है कब होती है, जब आप किसी स्ट्रिंग के ऊपर ठीक है कोई फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, चाहे आप ब्लॉक लटका के हैंग करके ठीक है फोर्स अप्लाई कर दें, और चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, इस रस्सी का ये वाला जो एंड है इसको अगर हम खींचे नीचे पुल करें, तब भी इसके अंदर क्या आ जाएगी, एक टेंशन आ जाएगी ये, ठीक है। तो ये टेंशन जो होती है हमेशा क्या होती है, जो हमारी जो अप्लाइड फोर्स होती है, अब वो वेट भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है, हमारी हाथ की भी हो सकती है। तो इस फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन होती है, ठीक है। टेंशन की डायरेक्शन हमेशा एक तो क्या होती है, टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के, ये स्ट्रिंग हो, थ्रेड हो, वायर हो, रोप हो, इसके अंदर होती है, ठीक है। तो आप हमेशा स्ट्रिंग के ऊपर एरो बनाएंगे, कहीं साइड में टेंशन की लाइन नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो टेंशन होती है हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग, और टेंशन होती है हमेशा ये टुवर्ड्स द इधर ये फिक्स पॉइंट, ठीक है, यानी जहाँ से भी ये आपने इसको बांधा हुआ है इसको रोप को, ठीक है, टेंशन की डायरेक्शन हमेशा उस तरफ लेंगे ये, ठीक है। दूसरा ये इस तरह देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये रोप है, ये ठीक है, ये रोप है, और इस पर अभी मैंने कोई वेट वगैरह हैंग नहीं किया, लेकिन मैं इस पे यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना है एफ, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी टेंशन आ जाएगी क्योंकि हमने इसको खींचा है, ठीक है। तो जब हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर टेंशन आ जाएगी, तो टेंशन जो होगी वो अलोंग द स्ट्रिंग होगी, लेकिन टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, ये यहाँ से आपने क्योंकि रोप को बांधा हुआ है, ये इसका फिक्स पॉइंट है, तो टेंशन की डायरेक्शन जो होगी वो टुवर्ड्स दिस पॉइंट होगी। तो ये टेंशन की डायरेक्शन का हमें ख्याल रखना पड़ता है कि अलोंग द स्ट्रिंग होती है और टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट होती है।
अब अगर ये जो ब्लॉक है अगर ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, आपने बस इसको हैंग करके ठीक है छोड़ दिया है, ये रेस्ट में है ये, तो अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि फिर ये जो इस पे जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होती हैं। और रिजल्टेंट फोर्स कब ज़ीरो होती है कि जब दो ऑपोजिट फोर्सेस इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब है कि इस वक्त क्या होगा, वेट जो होगा टेंशन के इक्वल होगा ये। यानी अगर कोई बॉडी हैंग हुई हुई है, हमें उस बॉडी का जो है ठीक है वेट मालूम है, तो हम ये भी देख सकते हैं कि टेंशन कितनी है स्ट्रिंग में। ठीक है, तो टेंशन कितनी होगी, जितना बॉडी का वेट होगा W=T। इस तरह से हम टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं ये। तो टेंशन फोर्स है और टेंशन का यूनिट भी क्या होगा हमारे पास, न्यूटन होगा। अब हमारे पास ये टॉपिक आया है, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास पुली का फर्स्ट केस है ये। ठीक है, पुली के फर्स्ट केस में क्या होता है, ये पुली है ये। ठीक है, एक व्हील की तरह से होती है, इसके अंदर एक समझ कट होता है, ग्रूव होती है, इसके ऊपर से आप कोई रस्सी रोप ये पास कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जैसे ये स्ट्रिंग पास हो रही है, तो ये फ्रिक्शनलेस पुली है, यानी कि ठीक है इसको बिल्कुल स्मूथ पुली है ये। ठीक है, स्मूथ पुली है और इसके इजीली जो है आराम से रोटेट करेगी, बीच में समझेंगे कहीं इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, कहीं पे रुकेगी नहीं, अटकेगी नहीं। ठीक है, तो ये फ्रिक्शनलेस पुली है, इसके ऊपर से हमने ये स्ट्रिंग पास की हुई है। अब इस स्ट्रिंग की जो दो एंड हैं इसमें हमने दो ब्लॉक लटकाए हुए हैं, दो मासेस लटकाए हुए हैं। ठीक है, एक का जो मास है ये बॉडी ए है, ठीक है, इसका मास हम m1 ले रहे हैं, और ये बॉडी ये ब्लॉक बी है, इसका मास हम ले रहे हैं m2। ठीक है, यानी दोनों का मास क्या है, डिफरेंट है। और यहाँ पर हमने जो कंडीशन ली है वो ली है कि m1 जो है वो ग्रेटर देन m2 है, यानी ब्लॉक ए जो है वो हैवियर है किससे, ठीक है, ब्लॉक बी से। ठीक है, यानी m1 ज़्यादा है किससे, m2 से। ये हैवी है और ये जो है इससे हल्का है, बी हल्का है। अब इनका जो वेट होगा वो कहाँ होगा, ठीक है, ब्लॉक ए जो है देखें इसका वेट, हम ये वेट हमेशा कहाँ लेते हैं, बॉडी के सेंटर, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मैंने ठीक है ये देखें वर्टिकली डाउनवर्ड मैंने वेट की लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ पे क्योंकि दो बॉडीज़ हैं और उनके अलग अलग दो मासेस हैं, तो यहाँ पर हमें फिर इसको 1 और 2 से डिफ्रेंशिएट करना पड़ रहा है कि एक का मास m1 है, दूसरे का मास क्या है, m2 है। तो इसका बॉडी ए का जो वेट है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, W1 से। और बॉडी बी का वेट ये भी क्या होगा, इसके सेंटर से, ठीक है, और वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। और इसका वेट हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, W2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले मैंने वेट की लाइन बनाई। अब इससे पहले हम देख चुके हैं कि अगर कोई आपने स्ट्रिंग से बॉडी हैंग की है तो उस स्ट्रिंग के अंदर क्या आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये वाला जो पार्ट ऑफ द ठीक है स्ट्रिंग है इसमें टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग है, और टूवर्ड्स ये फिक्स पॉइंट की, यहाँ पे ये पुली फिक्स पॉइंट है ये। इस तरह से ये वाला जो पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग है इसमें भी क्या होगी, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग होगी, और टूवर्ड्स क्या होगी, फिक्स पॉइंट होगी। यानी दोनों में आपके पास क्या आ रही है, अपवर्ड डायरेक्शन है टेंशन की है। ठीक है, तो ये आपके पास ठीक है टेंशन आ गई है। तो अब यहाँ पर फोर्सेस हमें क्या नज़र आ रही हैं, ठीक है, एक तो वेट ऐड कर रहा है विच इज़ डाउनवर्ड, दोनों का वेट क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। और दोनों में जो है इसकी स्ट्रिंग जो आ रहा है, ठीक है, इसमें टेंशन क्या है, दोनों में वर्टिकली अपवर्ड है टेंशन की डायरेक्शन। ठीक है, बॉडी बी के लिए भी क्या है, टेंशन इज अपवर्ड, और बॉडी ए के लिए जो ये पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग है इसमें भी क्या है, टेंशन अपवर्ड है। अब यहाँ पे देखें टेंशन में मैंने 1 2 नहीं लगाया, मैंने टेंशन इधर भी टी लिखा है इधर भी टी लिखा है। तो जब एक ही रोप होती है यानी बीच में से ब्रेक नहीं है, ठीक है, एक रोप यहाँ से पास होती हुई आ रही है, तो एक ही जब रोप होती है तो उसमें फिर टेंशन एक ही होती है, अलग नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपके पास दो मासेस हैं ना जो आपने हैंग किए, इन दोनों का वेट जो है, ठीक है, जो इस पूरी रोप के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, उस वेट दोनों के वेट की वजह से, ठीक है, एक जो है इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो पूरी स्ट्रिंग के अंदर फिर एक ही सेम टेंशन होगी, अलग अलग नहीं होगी। ठीक है, अगर ये होता कि ये बॉडी अलग हैंग कर रही होती और ये बॉडी कहीं हमने अलग हैंग की होती, तो फिर ये होता कि इसकी टेंशन अलग होती इसके वेट के हिसाब से, और इसकी टेंशन अलग होती इसके वेट के हिसाब से। लेकिन अब जो टेंशन है वो उन दोनों के वेट का एक कंबाइंड इफेक्ट जो है इस पे जो रो पे आ रहा है उसकी वजह से एक
जो है टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। और जब हम फार्मूला ड्राइव करेंगे टेंशन का तो हम देखेंगे कि उसमें दोनों के ठीक है वेट या मास जो है ठीक है हमें नज़र आएंगे टेंशन में, यानी टेंशन जो है वो दोनों के मासेस के इफेक्ट से ठीक है या वेट के इफेक्ट से प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर ये वाली बॉडी हैवी है ठीक है और ये बॉडी लाइटर है तो क्या होगा कि जब मैं हम दोनों इसको लटका के इसको रिलीज करेंगे ठीक है, यानी अगर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा कि ये क्योंकि हैवी है तो ये नीचे मूव करना शुरू हो जाएगी डाउनवर्ड ठीक है बॉडी ए ठीक है। और फिर बॉडी ए अगर नीचे आ रही है तो ये देखें एक ही स्ट्रिंग से क्योंकि कनेक्टेड है, हमने पुली में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक एंड को हम नीचे की तरफ खींचते हैं तो दूसरा एंड कहाँ जाता है, ऊपर जाता है ये। तो अगर ये बॉडी ए नीचे आएगी तो बॉडी बी कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी ठीक है। अब जब ये जो है जब आपने इसको रिलीज किया तो और इसके बाद ये मूव करना शुरू हो गई, इसका मतलब जब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ये ठीक है, बॉडी ए नीचे आ रही है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बॉडी बी ऊपर जा रही है इसकी वेलोसिटी भी ठीक है इंक्रीज हो रही है ठीक है। और जितना जो है फास्ट ए बॉडी नीचे आएगी उतनी फास्ट बॉडी बी ऊपर जाएगी, और अगर ये स्लो नीचे आएगी तो ये भी स्लो पर जाएगी, यानी दोनों के जो वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो दोनों का सेम होगा ये ठीक है। अगर ये फास्ट है तो ये भी फास्ट और अगर ये स्लो है तो ये भी स्लो, यानी दोनों का जो चेंज इन वेलोसिटी सेम, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा ये, यानी दोनों सेम एक्सेलरेशन से बॉडीज मूव करेंगी लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग होगी ठीक है। बॉडी ए जो है ठीक है वो भी सेम ए एक्सेलरेशन से बॉडी मूव करेगी लेकिन ये होगी डाउनवर्ड, और बॉडी बी जो है ठीक है वो सेम एक्सेलरेशन से ए से मूव करेगी लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये अपवर्ड जाएगी ऊपर ठीक है। अब हम इन की हमें मालूम क्या करना होता है इस टॉपिक में, फार्मूला हम ड्राइव करते हैं किसका, एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन ऑफ टू बॉडीज ठीक है विच इज सेम, और टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग ठीक है विच इज सेम ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि ये दो बॉडीज हैं इनका अलग अलग हम फोर्सेस कंसिडर करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ जाएगा और टेंशन भी आ जाएगा। अब बॉडी ए को पहले कंसिडर अगर हम करते हैं तो इस पे देखें कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। सबसे पहले W1 ठीक है वेट ऑफ द बॉडी W1 विच इज ठीक है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्टिंग डाउनवर्ड। दूसरी फोर्स हमें नजर आ रही है टेंशन T ठीक है, ये हमारे पास है वर्टिकली अपवर्ड ठीक। अब एक बॉडी पर हमें दो फोर्सेस अप्लाई होती हुई नजर आ रही हैं W1 और T ठीक है। अब बॉडी जा कहाँ रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। तो हमने कहा था इससे पहले कि अगर एक बॉडी पर दो फोर्सेस अप्लाई हों और वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हों ठीक है तो उनकी जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो किस डायरेक्शन में होती है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होती है, और जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होती है ठीक है वो फोर्स क्या होती है, ग्रेटर होती है ठीक है। यानी रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में होती है, ग्रेटर फोर्स की डायरेक्शन में होती है, और रिजल्टेंट फोर्स वो होती है जो कि बॉडी को मूव करवा रही होती है या उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा रही होती है विच इज इक्वल टू ठीक है रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू ma ठीक है। तो यहाँ पर अगर ब्लॉक ए जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये वाली जो फोर्स है ब्लॉक ए पर W1 ये ग्रेटर है, और टी जो है टेंशन जो है वो क्या है, स्मॉलर है ये, यानी W1 इज ग्रेटर देन टी ठीक है, यानी कि ये फोर्स ज़्यादा है और ये फोर्स कम है, इसीलिए बॉडी जो है वो डाउनवर्ड आ रही है क्योंकि बॉडी जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स या इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स बॉडी मूव करती है ठीक है। अब हम ब्लॉक ए की जो फोर्सेज हैं उनकी इक्वेशन बनाएंगे। तो फोर्सेज जो हमारे पास देखें हमने देख ली हैं, ब्लॉक ए इज मूविंग डाउनवर्ड, और इससे हमने क्या देखा कि क्यों डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वेट W1 जो है ग्रेटर है किससे, टेंशन से। अब जब हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं और हमें पता है कि ये ग्रेटर फोर्स है ये स्मॉलर फोर्स है, तो रिजल्टेंट फोर्स हमेशा कैसे निकलती है, सब्ट्रैक्ट करके निकलती है। जब दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं
जब दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो उनकी रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, माइनस करके, और माइनस में भी कैसे करते हैं, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस करेंगे। तो हमें पता है कि W1 ग्रेटर है, और हमें कैसे पता चला W1 ग्रेटर है, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ W, ठीक है, वेट की डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका मतलब है W1 ग्रेटर है, टेंशन से ये। तो ये ग्रेटर है, तो इसमें से मैंने देखें टेंशन माइनस की, W1 में से टेंशन माइनस करेंगे तो ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा रिजल्टेंट फोर्स होगी। रिजल्टेंट फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, F से। 1 मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि बॉडी किसकी बात हो रही है, ब्लॉक ए की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसको हमने 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका वेट हमने 1 से रिप्रेजेंट किया, इसका मास M1 से रिप्रेजेंट किया, तो इसकी फोर्स जो होगी रिजल्टेंट फोर्स, उसको हम M1 से, यानी कि ब्लॉक ए जो मूव कर रहा है डाउनवर्ड, उसको कौन सी फोर्स मूव करवा रही है, ये वाली रिजल्टेंट फोर्स मूव करवा रही है, ठीक है, ये फोर्स मूव करवाती है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स। और रिजल्टेंट फोर्स जो मूव करवाती है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है, और जो रिजल्टेंट फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है उसको हम किसके इक्वल लेते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, Ma के इक्वल लेते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि ब्लॉक ए की बात हो रही है तो हम यहाँ पे M के साथ क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, और ए के साथ मैंने 1 नहीं लगाया क्योंकि दोनों बॉडीज़ का क्या है, सेम एक्सेलरेशन है, तो ये F1 की जगह मैंने क्या लिखा, M1 लिखा, M1A, क्योंकि F1 क्या था, रिजल्टेंट फोर्स थी, और वो फोर्स थी जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराती है। तो कहीं पर भी अगर हमें ऐसी फोर्स नज़र आएगी जो कि बॉडी को मूव करवा रही है, वो रिजल्टेंट फोर्स है, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा रही है, तो हम उस F की जगह क्या लिख देंगे, Ma। अब वेट का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, mg देखा था, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ब्लॉक ए की बात हो रही है तो यहाँ पे हम इसको भी m1 के साथ लिखेंगे, m1g। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, किसके लिए, ब्लॉक ए के लिए बन गई। अब दूसरा ब्लॉक जो है हमारे पास क्या है, बॉडी बी। ये बॉडी बी ऊपर कहाँ जा रही थी, ऊपर जा रही थी, ठीक है। तो अब ये बॉडी बी जो है इसमें ये देखें ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें फोर्सेस जो हैं देखें, बॉडी बी पर ये एक फोर्स लग रही है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, और टेंशन जो है वर्टिकली अपवर्ड है। तो अगर बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, इसका मतलब है दिस फोर्स इज ग्रेटर, यानी टेंशन ग्रेटर है और W2 जो है स्मॉलर है ये, ठीक है। तो अब ये दो फोर्सेस बॉडी बी पे अप्लाई हो रही हैं, एक W2 और एक टेंशन, तो इसमें से ग्रेटर है T, ठीक है। अब इन दोनों का हम कैसे रिजल्टेंट मालूम करेंगे, व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉडी बी। तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए हमने देखा अगर दो फोर्सेस ऑपोजिट होती हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्शन में भी क्या करते हैं, बड़ी में से छोटी फोर्स माइनस करते हैं, यानी हम T में से यहाँ पर W2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बॉडी बी की रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, आ जाएगी। तो बॉडी बी की रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें पता है कि टेंशन इज ग्रेटर देन W2, और अब रिजल्टेंट फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, माइनस कर दिया हमने T, क्योंकि टेंशन ग्रेटर था तो ये बड़ी फोर्स हो गई, ये छोटी हो गई, हमने इसमें से इसको माइनस किया, ये आ रही है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉडी बी, ठीक है। और ये वो फोर्स है जो बॉडी बी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा रही है, तो दिस इज इक्वल टू Ma, ठीक है। Ma लिखा हमने, बॉडी बी की बात हो रही है तो ये होगा M2A, और ये बॉडी बी का वेट है W2, तो ये होगा हमारे पास M2G। ये इक्वेशन हमारी बन गई, इक्वेशन नंबर 2 फॉर बॉडी बी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो दो इक्वेशंस आई हैं हमारे पास, एक इक्वेशन देखिए हमें पढ़ाई है, M1A इज इक्वल टू M1G माइनस T, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आई है हमारे पास M2A इज इक्वल टू T माइनस M2G। इनको हम ऐड कर लेंगे किसके लिए, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए। तो ऐड कर लें इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने ये लिखी इक्वेशन 1, यहाँ पे लिखी मैंने इक्वेशन 2। अब इनको जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड में आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में आप लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, तो ये दोनों ऐड होने के बाद ये आ जाएगा M1A प्लस M2A। यहाँ पर ये देखें, ये प्लस M1G और ये माइनस M2G, ठीक है, ये आएगा, और ये माइनस T है और ये प्लस T है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ऐड हो रहे हैं, एक माइनस के साथ है एक प्लस के साथ है, ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे रिमेनिंग आएगा M1G माइनस M2G। यहाँ पे आप देखें आपको कॉमन नज़र आ रहा है इसमें दोनों में, यहाँ पे A कॉमन है यानी एक्सेलरेशन, और यहाँ पे G कॉमन है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इनको हम कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा A इज इक्वल टू
m1 प्लस m2 और यहाँ पे g कॉमन लेने के बाद आएगा आपके पास ब्रैकेट में m1 माइनस m2। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला किसका ड्राइव करना था, एक्सेलरेशन का। तो ये जो पूरा ब्रैकेट है, ठीक है, ये समझ लें कि क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये m1 प्लस m2 जो है वो यहाँ आ जाएगा। और ये मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ था m1 माइनस m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन ऑफ टू बॉडीज, ठीक है, विच आर कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में देखें g इज कांस्टेंट विच इज़ 9.8। तो बाकी चीज़ हमें क्या नज़र आ रही है, m1 m2 नज़र आ रहा है। तो एक्सेलरेशन जो है देखें डिपेंड कर रहा है मासेस पर ये, ठीक है। मासेस जो हम हैंग करेंगे उनकी वैल्यूज़ जो है हमें बताएंगी कि बॉडी जो है किस एक्सेलरेशन से मूव करेंगी, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी पुली का अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल होगा फर्स्ट केस का तो आप इस फॉर्मूले से, ठीक है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। और ये मास जो है हम किस में लेंगे, ये किलोग्राम में हम यहाँ पे मास लेंगे। टेंशन के लिए टेंशन इन द स्ट्रिंग टी, ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो दो इक्वेशन थी 1 और 2 इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, सेकंड इक्वेशन से m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g। यानी राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड किया और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से किया, ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें कि m2 में यहाँ पे इसको लेके जाऊँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी और ये जो पूरा चीज़ है ब्रैकेट ये t माइनस m2g इसको मैं यहाँ पे लेके जाके, ठीक है, मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी, ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा m1 के साथ ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई होगी m1 इंटू टी माइनस m2g और m2 यहाँ पे आएगा तो ये होगा m2 इज इक्वल टू m1g माइनस टी। मल्टीप्लाई किया मैंने, m1 को t से मल्टीप्लाई किया m1t, m1 को इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये माइनस साइन आया तो ये हो जाएगा m1 m2g, ठीक है। यहाँ पे m2 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा m1 m2g और ये m1 m2 को मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस साइन, ठीक है, m2 को t से मल्टीप्लाई किया m2t। अब t वाली जो टर्म्स हैं उनको हमें एक साइड पे कर लेना है और m1 m2g की टर्म्स हैं वो एक साइड पे कर लेना है। तो ये माइनस के साथ है m2t, ये इस साइड पे लेके आ जाऊंगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस m2t हो जाएगा। और ये यहाँ पे माइनस के साथ है m1 m2g तो ये इधर यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा प्लस m1 m2g, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m1t प्लस m2t और इस साइड पे हो जाएगा m1 m2g प्लस m1 m2g। अब ये दो सेम टर्म्स हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये देखें 1 m1 m2g सेकेंड m1 m2g, ये हो जाएगा 2 m1 m2g। यहाँ पे मैंने t कॉमन लिया है क्योंकि टेंशन का फॉर्मूला मुझे ड्राइव करना है। तो ये ब्रैकेट में आएगा m1 प्लस m2 और टेंशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट जो है उसी तरह से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये इसके नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये टेंशन का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जी वही कांस्टेंट है 9.8। टेंशन भी अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, टेंशन के अंदर हमारे पास मासेस आ रहे हैं बॉडीज़ के m1 m2 m1 m2, यानी टेंशन जो है स्ट्रिंग में, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू मास होगी, ठीक है। मास ज़्यादा है मास कम है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके मास ज़्यादा होगा तो टेंशन ज़्यादा होगी और मास कम होगा तो टेंशन कम होगी, ठीक है। तो टेंशन जो है इसमें मास पर डिपेंड कर रहा है। तो इस फॉर्मूले से पुली का अगर फर्स्ट केस होगा इस फॉर्मूले से आप टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पुली का सेकंड केस पढ़ेंगे जिसमें एक बॉडी जो है वर्टिकली हैंग करते हैं और दूसरी बॉडी को हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखते हैं।